बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान इन दिनों लगातार हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको याद ही होगा, आईपीएल के दौरान पहले उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें हीट स्ट्रोक हुआ, उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने रिकवर किया, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने आई है। कई दिनों से शाहरुख की तबीयत ठीक नहीं है और उसके बाद पता ये चला कि उन्हें कैटरेक्ट यानी कि आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है। शाहरुख की आंखों में मोतियाबिंद है। इसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मुंबई के एक अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, लेकिन एक आंख के अंदर तो जो इलाज है वो सफल हो गया, लेकिन दूसरी आंख में इलाज सफल नहीं हुआ है। लिहाजा अब उन्हें जाना है यूएस, वहां पर उनका पूरा इलाज होगा। ज्यादातर मोतियाबिंद का जो इलाज है वो सर्जरी ही बताया जाता है। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर मामलों में, लगभग सभी मामलों में तब पता चलती है जब सर्जरी ही इलाज रह जाता है। लेकिन इससे जुड़े कई सवाल हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। हमने बात की एक्सपर्ट से और ये जानने की कोशिश की, इससे जुड़े जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब हमने जानने की कोशिश की जो एक आम आदमी जानना चाहता है। सबसे पहले हमने जाना कि मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट क्या होता है, कितनी तरह का होता है। ज्यादातर लोग सफेद या काले मोतिया के तौर पर इसको जानते हैं। ये होता क्या है और कैसे बनता है आंख में? हम सबकी आंखों में एक लेंस होता है जो कि किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसे हमारी आंख के पर्दे पे फोकस करता है। ये लेंस बिल्कुल ही क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, और यदि ये लेंस किसी वजह से ओपेक हो जाए या अपारदर्शी हो जाए तो फिर इसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। इस मॉडल की हेल्प से हम समझेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी आंख है, सामने से ऐसी दिखती है, लेकिन यदि इसका एक क्रॉस सेक्शन बनाया जाए तो हम इसके भीतर के स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं। सो हम सबकी आंखों में आंख के भीतर ये एक क्लियर लेंस होता है, क्रिस्टल क्लियर लेंस, जिसका काम होता है जो भी चीज हम देखते हैं उसे हमारे आंख के पर्दे पे फोकस कर सके। अब ये क्लियर लेंस है। यदि किसी भी वजह से ये लेंस दूधिया हो जाता है या ओपेक हो जाता है तो फिर इसके थ्रू हम वस्तुओं को देख नहीं पाते, तो ये हमारे विजन को अफेक्ट कर देता है और इसे हम कहते हैं कैटरेक्ट या सफेद मोतिया। हमने ये भी जाना कि अक्सर बड़ी उम्र में यानी कि 45 या 50 साल के बाद हमने देखा है कि लोग मोतियाबिंद का शिकार होते हैं। आंखों के अंदर धुंधला दिखाई देना शुरू होता है और फिर पता चलता है कि मोतियाबिंद हो गया है। तो क्या जो बड़ी हुई उम्र है उसके लोग ही ज्यादातर मोतियाबिंद के शिकार होते हैं या फिर किसी भी उम्र में मोतियाबिंद हो सकता है? अब यूं तो मोतिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन क्योंकि प्राइमरली ये एज रिलेटेड डिजीज है, जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफेद होते हैं, इसी तरह ज्यादातर लोगों में 50 वर्ष की आयु के बाद आंख का लेंस भी सफेद होना शुरू हो जाता है। सो मुख्यतः तो ये लोगों में 50 वर्ष की आयु के बाद ही होता है और इसे उम्र से होने वाला मोतियाबिंद या सेनाइल कैटरेक्ट कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कई तरह के और कैटरेक्ट भी होते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कई बार बच्चा जब पैदा होता है तो फिर उसे पैदाइश से ही सफेद मोतियाबिंद होता है या कैटरेक्ट होता है। अब ये प्रेगनेंसी के दौरान मदर को होने वाली कई बीमारियों जैसे कि जन्म मीजल्स, या यदि नर्सिंग मदर कोई दवाइयां ले प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके दौरान भी मोतियाबिंद बच्चे में पैदाइश के टाइम पाया जा सकता है। इसके अलावा आंख में लगने वाली कोई भी चोट भी आंख में मोतियाबिंद कर सकती है। इसी के साथ साथ कई दवाइयां हैं जो बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं और जरूरी भी होती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड मेडिसिन्स, चाहे वो टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में ली जाएं या आई ड्रॉप्स के रूप में, उनसे भी लंबे समय तक डॉक्टर की सलाह के बगैर इस्तेमाल करने की वजह से कैटरेक्ट या सफेद मोतिया बन सकता है। ज्यादातर लोग इस बात से डरते हैं कि इसका विकल्प अब तक सिर्फ सर्जरी ही देखा गया है। क्या अगर वक्त पर पता चल जाए तो आई ड्रॉप्स या दवाइयां
किसी भी तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं? सफेद मोतिया समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता ही है और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब इसका समाधान केवल ऑपरेशन ही रह जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे कि सफेद मोतिये के प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है, यानी कि इसके बढ़ने की चाल को धीरे किया जा सकता है। इसमें कुछ आई ड्रॉप्स हैं, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड आई ड्रॉप्स और एन-एसिटाइल कार्नोसिन आई ड्रॉप्स। एन-एसिटाइल कार्नोसिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सफेद मोतिये के प्रोग्रेशन को स्लो कर देता है। इसके अलावा कुछ खाने की दवाइयां भी हैं, जैसे एन-एसिटाइलसिस्टीन। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे टैबलेट या कैप्सूल के रूप में लेने पे सफेद मोतिये के प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। तो इन दवाइयों का रोल इतना ही रहेगा कि ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन के तारीख को आगे बढ़ा सकती हैं। इसका मतलब जल्दी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ सकती और ये दवाइयां देर तक मोतियाबिंद के प्रोग्रेशन को स्लो रख सकती हैं। लेकिन फाइनली तो फिर ऑपरेशन से ही मोतियाबिंद का समाधान निकलेगा। मोतियाबिंद के सर्जरी के बाद हीलिंग के चांसेस कितनी जल्दी होते हैं? कितना वक्त लेता है पूरी तरह से आंखों का हील होना? क्या कोई ऐसी वजह है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी देखी जा सकती है? अब यदि हमें ये डिसाइड करना है कि जिन व्यक्तियों की आंख में मोतियाबिंद है उन्हें सर्जरी कब करानी चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इसके लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले तो जिन भी व्यक्तियों में मोतियाबिंद की वजह से रोशनी की कमी हो रही है, उन्हें चश्मे के नंबर से जितना विजन सुधारा जा सकता है उसे तो सुधारा ही जाना चाहिए। और फिर यदि सबसे अच्छे नंबर का चश्मा पहनने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को उनकी अपनी दिनचर्या करने के लिए मुश्किल हो रही है, यानी कि सबसे अच्छा चश्मा पहन लिया, उसके बाद भी जो भी उनकी दिनचर्या है, और ये दिनचर्या सभी लोगों की अलग अलग रहेगी, तो उस व्यक्ति ने खुद ये फैसला करना है कि क्या उनके लिए ये रोशनी काफी है जबकि सबसे अच्छा चश्मा दिया जा चुका है, और यदि है तो बिल्कुल भी मोतिये का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, और यदि उन्हें परेशानी हो रही है तो उन्हें ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। अब इसमें कोई स्टैंडर्ड विजन पैरामीटर्स नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ एक्टिवली लीड कर रहे हैं और उनका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत अच्छी विजन की जरूरत है और चश्मा लगा के भी वो अपना प्रोफेशनल काम नहीं कर पा रहे, या जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो रात को ड्राइविंग नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मोतिये का ऑपरेशन करने का लेवल अलग होगा। उन्हें थोड़ा जल्दी करा लेना होगा अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन यदि कोई महिला हाउसवाइफ है और उन्होंने ना ड्राइविंग करनी है, ना उनका कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल वर्क है जो अफेक्ट होगा, और अपनी सामान्य जीवन बिताने में उन्हें कोई परेशानी नहीं चश्मा पहन के, तो फिर उन्हें उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उन्हें चश्मे से और बेहतर रोशनी ना मिल सके। मोतिये के ऑपरेशन के लिए ना ही तो कोई बहुत जल्दी करनी होती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा डिले करना होता है। एक ऑप्टिमम टाइम होता है जब आपकी जरूरतें चश्मे से पूरी नहीं की जा सकती, तभी हमें मोतिये के ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की सर्जरी ने पिछले 25-30 सालों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। वो सर्जरी जो पहले मैनुअली की जाती थी ब्लेड्स की मदद से, और जिसमें लेंस भी नहीं डाला जा सकता था, वहां से आगे बढ़ के अब हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं जबकि हर कैटरेक्ट सर्जरी में अपारदर्शी लेंस निकाला जाता है और उसकी जगह एक नया क्रिस्टल क्लियर आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। इसके अलावा आजकल सर्जरी फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से की जाती है 15-20 साल से पिछले, और रिसेंटली इसमें एक नई टेक्निक और ऐड की गई है। जबकि मोतियाबिंद में जितने तरह के कट्स लगते थे या जैसे न्यूक्लियस को डिवाइड करते थे, इन सभी स्टेप्स में फेम्टो लेजर का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। इन सभी तकनीकी एडवांसमेंट की वजह से आजकल अच्छे सर्जन के हाथ में
कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ही सेफ हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी इक्का दुक्का केस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, जरूर आ सकती हैं। किसी भी केस में इन्फेक्शन होने का रिस्क तो रहता ही है। इसके अलावा भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो 1 से 10% लोगों में आ सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन सर्जन की स्किल पे। सभी सर्जन्स के हाथ में कॉम्प्लिकेशन रेट अलग अलग होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके हिस्से में सबसे अच्छे सर्जन ही आए। सो आपको करीब करीब 10% कॉम्प्लिकेशन रेट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यदि ऑपरेशन के दौरान जहां हमने आर्टिफिशियल लेंस टिकाना है वो झिल्ली रप्चर हो जाती है तो फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। जिन लोगों का ऑपरेशन से पहले बहुत हाई माइनस नंबर होता है और उनका रेटिना वीक होता है, उनमें कभी कभी रेटिना डिटैचमेंट की भी कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना रहती है। ये सब कॉम्प्लिकेशन बताने का मुख्य लक्ष्य यह है कि आप लोग ऑपरेशन को हल्के में ना लें। ऑपरेशन फिर भी ऑपरेशन है। कभी कभी हमें पेशेंट कहते हैं कि हम कहते हैं कि उन्हें ऑपरेशन की अभी जरूरत नहीं है और वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन करा लेते हैं। तो हम पूछते हैं कारण, तो उनका कहना होता है कि मेरी जेब से क्या जाएगा, मेरे ऑपरेशन का खर्चा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो आजकल जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है बहुत जल्दी ऑपरेशन के लिए मान जाते हैं या उसको कराने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ऑपरेशन को इतने हल्के में ना लें। आपकी जेब से आपकी आंख दांव पे लगेगी। चाहे कॉम्प्लिकेशन रेट 1 से 10% ही हो, फिर भी कॉम्प्लिकेशंस कैटरेक्ट सर्जरी में आती ही हैं। और एक्सट्रीम केस में कैटरेक्ट सर्जरी में कुछ प्रतिशत लोग अपनी रोशनी भी खो सकते हैं। तो अपनी बची खुची रोशनी को तभी दांव पे लगाएं जब बहुत जरूरी हो। मोतियाबिंद ना हो, क्या वक्त रहते इसके लिए कुछ किया जा सकता है? कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसे सप्लीमेंट्स, कोई ऐसे आई ड्रॉप्स हैं या फिर खान पान या जीवन शैली में परिवर्तन जिससे आप अपनी आंखों को मोतियाबिंद से बचा सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखा है कि एक तय उम्र के बाद, ज्यादातर 50 के बाद ये लोगों को अपनी चपेट में लेता है। तो क्या कोई तरीका है इससे बचने का? अब यदि हमें कैटरेक्ट से बचाव रखना है तो हम अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि कैटरेक्ट होने की संभावना कम हो जाए या देर से हो। सबसे पहले तो जीवन भर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा एक्सपोजर, हमारी आंख का एक्सपोजर अल्ट्रावायलेट लाइट से कम रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि जो लोग नंबर वाला चश्मा लगाते हैं वो अपने चश्मे में यूवी प्रोटेक्शन कोटिंग करवाएं। और जो लोग नंबर का चश्मा नहीं भी लगाते और जब भी आप अपने लिए गॉगल्स खरीदते हैं, धूप में पहनने का चश्मा, तो उसे देखें कि उसमें यूवी प्रोटेक्शन भी हो। यदि जीवन भर हम अपनी आंखों को यूवी लाइट से बचा के रखते हैं तो कैटरेक्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज है, यदि वे लोग अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखते हैं तो उनमें कैटरेक्ट बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और यदि उनमें कैटरेक्ट पहले से बना हुआ है तो उसके बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए डायबिटिक लोगों को और कारणों के साथ साथ मोतिये से बचाव के लिए भी अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। अब ये प्रिकॉशंस तो हैं जो हम जीवन में प्रिवेंट करने के लिए ले सकते हैं। और जब हम सर्जरी करवा लेते हैं तो उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जरूरी हो जाते हैं। और यदि उसे एक वाक्य में कहें तो ये कि डॉक्टर द्वारा दी गई सभी सावधानियों को ठीक से सुने और उन्हें माने। ये सावधानियां आमतौर पे आपको एक पेपर पे लिख के भी दी जाती हैं। इसमें समस्या ये होती है कि क्योंकि मरीज ने आजकल सुना होता है कि कैटरेक्ट सर्जरी आजकल मशीन से होती है और बहुत आसान हो गई है, तो वो थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अपनी आंखों की साफ सफाई का ध्यान रखना, कुछ दिन तक रंगीन चश्मा पहनना, आंखों को ना मलना, ये सभी प्रिकॉशंस छोटे छोटे हैं लेकिन ये बहुत जरूरी हैं। सबसे जरूरी प्रिकॉशन
जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये कि आपके ऑपरेशन के बाद जब आपसे मिलने के लिए आपके फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार आते हैं तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सलाह दे देते हैं। आपको वो सलाहें नहीं माननी है। ऑपरेशन के बाद आपको जो भी प्रिकॉशंस रखने हैं वो आपके डॉक्टर आपको बता चुके हैं और आपको सिर्फ उन्हें ही फॉलो करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग अपनी दवाई के साथ साथ ऑपरेशन के बाद गुलाब जल, शहद, देसी घी या इसी तरह की बहुत सारी चीजें डाल लेते हैं और फिर उससे उनकी आंखों में कॉम्प्लिकेशन आने के चांस रहते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के बारे में या अपनी आंखों के बारे में या अपने ऑपरेशन के बाद की हिदायतों के बारे में सिर्फ अपने डॉक्टर की सुने, अन्यथा आप किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो आपने जाना मोतियाबिंद से जुड़े हुए तमाम सवालों का जवाब। अपनी आंखों को बचाएं, स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करें। आप देखें कि किस तरीके से आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। वक्त वक्त पर जांच कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।